हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया का बुक है जिसमें 7500 प्लस एमसीक्यू दिया गया है। इसका डिस्कशन सेट रहेगा 92। आगे देखेंगे, इसमें पहला जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोना लोआ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। जो मोना लोआ है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ऑप्शन हो जाएगा ए। और ये स्थित है कहाँ पे, तो अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। जापान की जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है। भारत में कहेगा एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ये हो जाएगा बैरन द्वीप। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ पर है। तो इसका प्राकृतिक निवास स्थान हो जाएगा कच्छ के रण। और ये स्थित है कहाँ पे, तो गुजरात में। जो गिर वन है ये भी गुजरात में है और ये प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। सुंदरबन को मैग्नो वन बोलते हैं और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पूर्वी घाट के जो सर्वोच्च बिंदु है यानी सर्वोच्च चोटी, तो इस सर्वोच्च चोटी हो जाएगा महेंद्रगिरी। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है। तो भारत की सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इसकी दूरी जो भूमध्य रेखा से कितनी है, तो 876 किलोमीटर है। भारत के कहेगा दक्षिणतम बिंदु के मुख्य बिंदु कहेगा, भारत के दक्षिण के कहेगा मुख्य बिंदु कहेगा तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी। और दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। दक्षिण में मुख्य लगा देगा तो कन्याकुमारी हो जाएगा। भारत की उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कौल और पूर्वी कहेगा सर्वाधिक पूर्वी बिंदु हो जाएगा किबिथु और पश्चिमी हो जाएगा गुहार मोती। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 4 नंबर है, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित जो दर्रा है निम्न में से कौन सा है, तो ये हो जाएगा बोमडिला दर्रा। ऑप्शन हो जाएगा ए। बोमडिला दर्रा के जो भाग है लहासा के साथ भी लगा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के साथ म्यांमार के साथ लगने वाला दर्रा कौन सा है, तो दिहांग दर्रा हो जाएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये सटा हुआ है म्यांमार के पास है। यांग्यापा दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है और इसकी सीमा तिब्बत के साथ भी लगती है। दीफू दर्रा जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में है और इसकी सीमा म्यांमार चीन के साथ भी लगा हुआ है। 5 नंबर हो जाएगा, ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो ब्राह्मणी सहायक नदी है किसकी, ही हो जाएगी महानदी की। ऑप्शन हो जाएगा बी। ब्राह्मणी जो है ये सहायक नदी है महानदी की। जो बैतरणी नदी है ये किसकी सहायक है, तो ये ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। महानदी ये छत्तीसगढ़ के सिहवा पहाड़ी से निकलती है। चंबल किसकी सहायक नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है। नर्मदा नदी ये अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। माही नदी निकलती है मेहद झील से और कहाँ से, तो मध्य प्रदेश से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। तो ये मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है ऊंची कीमतें के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। संकुचित मुद्रा के अंतर्गत आता है M1 तथा M2 और प्रसार मुद्रा के अंतर्गत आता है M3 तथा M4। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर है, भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोला जाता है न्यूनतम रिजर्व अनुपात। आरबीआई के जो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में हुआ था यंग हिल्टन समिति के तहत, और इस समिति गठन हुआ था 1926 में। जब आरबीआई के गठन हुआ था उस समय उसकी पूंजी थी 5 करोड़। 8 नंबर हो जाएगा, संरचनात्मक बेरोजगारी का उदाहरण है। संरचनात्मक बेरोजगारी के उदाहरण हो जाएगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। प्रछन्न जो बेरोजगारी है ये कृषि के क्षेत्र में देखी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऋण जो है बढ़ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति के गठन कब किया गया था, तो ये 1931 में किया गया था। 10 नंबर हो जाएगा, कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है।
कोट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है, तो किसका ये नाम नहीं है, तो ये हो जाएगा पोलो। बाकी टेनिस के हो जाएगा, कबड्डी के हो जाएगा और खो खो के जो खेल के परिसर है ये हो जाएगा कोर्ट। पोलो की शुरुआत ये कहाँ पे हुई थी, तो मणिपुर राज्य से। पोलो खेल की शुरुआत मणिपुर राज्य से हुआ है। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होता है 4 और वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कहेगा तो ये होता है 7। बेसबॉल या खो खो में खिलाड़ी की संख्या 9 होता है। बेसबॉल कहेगा तो ये अमेरिका के राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी में कितने एक तरफ से खिलाड़ी रहते हैं, तो 7 रहते हैं। आगे देखते हैं, अगला हो जाएगा 11 नंबर है, फिल्म क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1929 में। और कहेगा कि कौन ऐसे भारतीय थे जो कि पहली बार ऑस्कर पुरस्कार उन्हें मिला था, तो ये थे भानु अथैया। 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। और पंचवर्षीय योजना जो है ये किस देश से प्रेरित है, तो ये प्रेरित है रूस से। डिगबोई तेल रिफाइनरी क्षेत्र इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1901 में। 12 नंबर हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो बिस्मिल्लाह खां ये बजाते थे शहनाई। अला रखा खां क्या बजाते थे, तो ये तबला बजाते थे। अमजद अली का संबंध हो जाएगा सरोद से। रवि शंकर के संबंध हो जाएगा सितार से। आगे बढ़ते हैं, भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है कोलकाता। नौसेना दिवस कब मनाते हैं, नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 14 नंबर हो जाएगा, विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 9 अगस्त को। ऑप्शन हो जाएगा बी। विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को। जगत पिता या धरती आबा के नाम से किसे जानते हैं, बिरसा मुंडा को। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था। 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन के जो आयोजन हुआ था ये हुआ था जापान के क्योटो में। और इसका लक्ष्य क्या था, तो CO2 जो बढ़ रहा है उसे कम करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन जो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसकी गठन 1972 में किया गया था। और इसका मुख्यालय जो है केन्या के नैरोबी में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के गठन हुआ था 1961 में और इसका मुख्यालय हो जाएगा लंदन। 16 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का स्वर्ग नहीं है। कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है, तो ये कौन सा इसमें बताना है कि संवर्ग नहीं है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। बाकी संरक्षित वन और राष्ट्रीय वन जो है ये राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार ये वन का संवर्ग है। कौन नहीं है, तो राष्ट्रीय उद्यान। नई कहेगा वन नीति की घोषणा कब हुई थी, तो ये 1988 में हुई थी। 1988 में ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गठन भी किया गया था और इसका मुख्यालय जो है दिल्ली है। आगे देखेंगे, 17 हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सही सुमिलित नहीं है, तो इसमें सही सुमिलित नहीं है देखते हैं। इधर राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है और इधर दिया गया है राज्य। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक में है और ये क्या है, सही है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है और ये भी सही है। सिमलीपाल कहेगा तो उड़ीसा में है, ये भी सही है। पिन वैली ये सिक्किम में नहीं है। सिक्किम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। और पिन वैली कहेगा तो ये कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। गलत छाटना था, ऑप्शन हो जाएगा डी। 18 है, निम्नलिखित में से कौन जय निम्नीकरणीय है। इसमें बताना है कि निम्न में से कौन जय निम्नीकरणीय है, तो ये हो जाएगा रबड़। ऑप्शन हो जाएगा ए। रबड़ जो है ये आइसोप्रीन का बहुलक है। आगे देखते हैं, 19 हो जाएगा, किस वेद के कह रहा है ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किस वेद को पढ़ने वाले को, तो ऋग्वेद को। ऑप्शन हो जाएगा डी।
और कहेगा उद्धात्री किसे बोलते हैं, किस वेद को पढ़ने वाले को उद्धात्री कहा जाता था, तो साम वेद को पढ़ने वाले को। साम वेद को भारतीय संगीत के जनक भी कहा जाता है। बलिदान विधि के उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो ये किया गया है यजुर्वेद में। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्री थी, इसका उल्लेख किस में मिलता है, तो ये मिलता है अथर्ववेद में। निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है, तो इसमें से वेदांग कह रहा है कि निम्न में से कौन नहीं है, तो ज्ञान जो है ये वेदांग नहीं है। वेद की जो संख्या है 4 है और वेदांग की संख्या है 6, और 6 वेदांग कौन कौन सा है, तो ये हो जाएगा शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण और छंद। ये 6 क्या है, तो ये 6 वेदांग है। आगे देखेंगे 21 हो जाएगा, निम्नलिखित दर्शन तथा उनके प्रवर्तक में कौन सुमिलित नहीं है, तो देखते हैं। इधर दर्शन दिया गया है और इधर दिया गया प्रवर्तक है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो ये थे गौतम, ये सही है। सांख्य दर्शन के कहेगा प्रवर्तक कौन थे, तो कपिल मुनि थे, ये भी सही है। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, ये जैमिनी नहीं थे, जैमिनी गलत है। ये थे पूर्व मीमांसा या केवल मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे जैमिनी। उत्तर मीमांसा के कहेगा प्रवर्तक कौन थे, तो ये थे बदरायण। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे उल्लूक। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो ये थे पतंजलि। आगे देखेंगे 22 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है। इसमें से अनुक्रम मुगल शासक के दिया गया है, उसमें से आपको छांट के बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो देखते हैं, इसका क्रम हो जाएगा, इसमें क्रम होता है पहले हो जाएंगे बाबर, बाबर के बाद हुमायूं हो जाएंगे, हुमायूं को हो जाएंगे, हुमायूं के बाद अकबर हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएंगे जहांगीर, उसके बाद हो जाएंगे शाहजहां, उसके बाद जहांगीर हो जाएंगे अकबर के बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। इसका ठीक होता है बाह अकबर तेरे जैसा में जैसे जहांगीर हो जाएगा, शाह से शाहजहां, तेरे जैसा औरंगजेब। इसका ठीक होता है बाह अकबर तेरे जैसा औरंगजेब, बाह से हो जाएगा बाबर हुमायूं, उसके बाद होता है अकबर तेरे जैसा से हो जाएगा जहांगीर और शाहजहां, लास्ट में औरंगजेब। बाह अकबर तेरे जैसा औरंगजेब। तो इसमें यही क्रम से कह रहा है कि क्रम में देख के बताना है कि कौन सा क्रम जो है गलत है। तो देखते हैं, अकबर के बाद शाहजहां, तो ये गलत है। अकबर के बाद कौन आएंगे, तो जहांगीर आएंगे, तब शाहजहां, तो यही गलत है, ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी देख लेते हैं, अकबर के बाद जहांगीर आएंगे, जहांगीर के बाद शाहजहां सही है, जहांगीर के बाद शाहजहां ये भी सही है, और लास्ट में औरंगजेब ये भी सही है। बाबर हो जाएगा, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। ये प्रचलित जो मुगल शासक थे इनका क्रम था। इसमें गलत छाटना था, ऑप्शन हो जाएगा ए। मुगल वंश की नींव कौन रखे थे, तो ये रखे थे बाबर। और पानीपत के जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनः जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को। ऑप्शन हो जाएगा बी। मुस्लिम लीग के गठन कौन किए थे, तो सलीमुल्लाह खां तथा आगा खां दोनों मिलकर। मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था 1875 में। 24 हो जाएगा, अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था, तो अकबर ने स्थानांतरित किया था 1571 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा सी। अकबर के द्वारा दास प्रथा की समाप्ति की गई थी 1562 में, तीर्थ यात्रा की समाप्ति की गई थी 1563 में, और जजिया कर समाप्त किया था 1564 में। मजहर की घोषणा कब की थी, तो 1579 ईस्वी में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, आगे है झलकी की संधि निम्न में से किनके मध्य हुई थी। झलकी की संधि जो हुआ था ये हुआ था 1752 में, और ये किसके मध्य हुआ था, निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य। ऑप्शन हो जाएगा ए। बालाजी बाजीराव के अन्य नाम कहेगा तो इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाने जाते थे। पालखेड़ा के युद्ध ये हुआ था कब, तो 1728 में पालखेड़ा के युद्ध हुआ था।
निजामुल मुल्क एवं बाजीराव प्रथम के साथ है। 26 हो जाएगा, चार्ल्स मेटकॉफ तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? जो अमृतसर की संधि हुआ था ये हुआ था 1809 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। एहरेनबर्ग ने जीवाणु के नामकरण कब किए थे? 1829 में। और जीवाणु की खोज लीमन हॉक के द्वारा किया गया था 1776 में। आगे देखेंगे खतौली की युद्ध कब हुआ था? खतौली की युद्ध जो था 1518 में हुआ था। और इसे पलट दीजिएगा 1815, तो 1815 में वाटरलू के युद्ध हुआ था, जिसका नेतृत्व वाटरलू के युद्ध में ही नेपोलियन की क्या हुआ था? तो मृत्यु हुआ था। 27 नंबर हो जाएगा, 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था? 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था? तो ये कहा गया था किसके द्वारा? लॉरेंस एवं सीले के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी, लॉरेंस एवं सीले के द्वारा कहा गया था। और 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? डिज़रायली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। और 1857 की क्रांति को बर्बरता एवं सभ्यता का युद्ध कौन कहे थे? तो ये टी.आर. होम्स कहे थे। 28 हो जाएगा, फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? फराइजी आंदोलन के नेतृत्व जो था किसके द्वारा किया गया था? तो ये सरैयतुल्लाह मियां के द्वारा किया गया था, सरैयतुल्लाह मियां के द्वारा। मोपला विद्रोह जो कि केरल में हुआ था 1921 में, इसका नेतृत्व किए थे अली मुस्लियार। रंपा विद्रोह के नेतृत्व सीताराम राजू किए थे। और चुआड़ विद्रोह के नेतृत्व किए थे दुर्जन सिंह। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक व अनुमोदक होते हैं? तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते हैं? ये होते हैं 50 एवं 50। राष्ट्रपति हैं इनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं? राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। 30 हो जाएगा, परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी? अनुसूचित जाति के लिए थी 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए था 47। जो परिसीमन आयोग है इसकी गठन प्रत्येक 10 वर्ष पे होता है। आगे देखेंगे 31 हो जाएगा, प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि होती है तो ये मई से अप्रैल होती है। इनका कार्यकाल होता है 1 वर्ष। प्राक्कलन समिति गठन 1950 में हुआ था। इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी होते हैं लोकसभा से। प्राक्कलन समिति को लोकलेखा समिति के जुड़वा बहन कहा जाता है। 32 हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? जो जवाहरलाल नेहरू थे ये संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब लाए थे? तो ये लाए थे 13 दिसंबर 1946 को ये पेश किए थे। और संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। पेश किए थे 13 दिसंबर 1946 को और संविधान सभा ने अपनाया था 22 जनवरी 1947 को। अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? 2 सितंबर 1946 को। संविधान सभा के अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे हो जाएगा 33 नंबर है, विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है ब्रिटेन से। वही कहेगा विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है ये लिया गया है जापान से। न्यायिक समीक्षा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। जो गणतंत्र शब्द है ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। 34 नंबर हो जाएगा, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था? तो प्रस्तावना को संविधान के अंग करा कि किस वाद में नहीं माना गया? बेरुबाड़ी वाद में, जो कि 1967 में लाया गया था। और कहेगा कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना? तो ये माना केशवानंद भारती वाद में, जो कि केरल में हुआ था और 1973 में हुआ था। इसमें नहीं माना था और इसमें माना था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
35 नंबर हो जाएगा, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये कहेगा किस अनुच्छेद में है, तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 29 में कहा गया यानी किया गया है। धर्म या भाषा के प्रवाह बिना शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की व्याख्या जो है अनुच्छेद 30 में की गई है। आगे देखेंगे 36 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये विदेश नागरिक को नहीं दी गई है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 के ए में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 23-24 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में है। विधि के समक्ष समानता का उल्लेख जो है ये इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 14 में। ये तीनों जो है विदेशी नागरिकों को भी दिया गया है यानी कि देने वाला मौलिक अधिकार है। बाकी ये जो मौलिक अधिकार है इस पे विदेशी नागरिक का अधिकार नहीं है। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संतुतियों के आधार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है वित्त आयोग के संतुति के आधार पे। ऑप्शन हो जाएगा बी। वित्त आयोग के प्रथम कहेगा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे केसी नियोगी। वित्त आयोग के गठन जो है इसका गठन के उल्लेख अनुच्छेद 280 में मिलता है। नीति आयोग के गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था योजना आयोग के स्थान पे। राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ था। 38 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? तो कौन सा पदार्थ है जो कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन हो जाएगा डी। पौधे इसे अवशोषण के रूप में लेते हैं। क्लोरोफिल के कारण पौधे के पत्ती जो है हरा होता है और इसके केंद्र में मैग्नीशियम धातु उपलब्ध होता है। जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलता है इसका स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत हो जाएगा जल। आगे बढ़ेंगे, 39 नंबर हो जाएगा, सार्वजनिक मूत्रालय से गंध किस गैस के प्रभाव के कारण आता है? तो ये गैस हो जाएगा अमोनिया, NH3 यानी कि अमोनिया। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला तत्व कहेगा तो क्लोरीन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन को कौन सा ब्लॉक कर देता है? यानी कि मोनोऑक्साइड, जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जहाँ पे अधिक हो जाएगा तो ये हीमोग्लोबिन को ब्लॉक कर देता है, जिसमें मनुष्य को सांस लेने में दिक्कत आती है। 40 हो जाएगा, निम्न में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो इसमें हो जाएगा मीथेन। अन्य नाम कहेगा तो मार्स गैस। सिगरेट तथा लाइटर में कौन सा गैस पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। जो बेंजीन है इसका कहेगा इसका गंध कैसा होता है? तो ये मीठी गंध वाला गैस होता है और ये होता है रंगहीन। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, गति के नियम को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो ये थे न्यूटन। उत्प्लावन के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आर्किमिडीज के द्वारा। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत या उत्तरजीविता के सिद्धांत कौन दिए थे? तो ये दिए थे डार्विन। प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज किया गया था किसके द्वारा? तो आइंस्टीन के द्वारा। इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1921 में। 42 है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो इसमें से ऊष्मा की इकाई नहीं हो जाएगा वाट। ऑप्शन हो जाएगा डी। वाट बराबर होता है जूल बटे सेकेंड। बाकी जो कैलोरी है किलो जूल है, किलो कैलोरी है, ये सभी किसकी इकाई है? तो ये ऊष्मा की इकाई है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। कुल विद्युत लागत कितनी होगी? तो इसका कुल विद्युत लागत हो जाएगा कितना? 10 यूनिट। और ये कि 100 वाट के बल्ब हो जाएगा। उसके बाद 5 लगातार बल्ब जो है 5 बल्ब हो जाएगा, कितने घंटा जलाया जाता है? 20 घंटा। टोटल गुना करके 1000 से भाग दीजिएगा तो 10 यूनिट आएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोहे पर जंग लगने से उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोहे में जंग लगने से उसका भार क्या होता है? बढ़ता है। और ये कैसा अभिक्रिया है? तो रासायनिक अभिक्रिया है। 45 हो जाएगा, 45 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस किस पौधे का वनस्पतिक नाम है? तो ये सरसों का वनस्पतिक नाम है।
ट्रिटिकम ऑस्टेनम कहेगा तो ये गेहूं के वनस्पतिक नाम है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? निम्न में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कहेगा तो ये हो जाएगा प्रोफेज, ऑप्शन हो जाएगा ए। दूसरी कौन सी है तो मेटाफेज हो जाएगा और तीसरी हो जाएगा एनाफेज। 47 है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? तो ये होता है यकृत तथा पेशियों में। ग्लाइकोजन का जो संग्रह होता है ये यकृत तथा पेशियों में होता है। मानव शरीर के ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो तिल्ली यानी कि पलीहा को कहा जाता है। आगे देखेंगे 48 नंबर हो जाएगा। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है, क्योंकि शरीर के लिए जो एंजाइम है ये बहुत आवश्यक है। तो इसका कारण आपको बताना है कि कारण क्या है। तो इसका कारण हो जाएगा जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। जो जीव हैं रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, इसलिए शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है। शरीर के रचनात्मक भाग में कौन मदद करता है? तो प्रोटीन, यानी कि शरीर के रचना में प्रोटीन मदद करता है। और कहेगा तत्काल ऊर्जा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का। तंत्रिका क्रियाओं का नियंत्रण किसमें होता है? तो ये होता है मेरुरज्जु में। 49 हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हो जाएगा मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। कार्बोहाइड्रेट के पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये हो जाएगा एमाइलेज। आगे देखेंगे 50 नंबर हो जाएगा। यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? यूरिया के निर्माण होता है कहाँ पे? तो ये होता है यकृत में। पित्त के निर्माण भी यकृत में होता है और पित्त जमा होता है कहाँ पे? तो पित्ताशय में। खाद्य पदार्थ के अवशोषण कहाँ पे होता है? तो खाद्य पदार्थ का अवशोषण होता है छोटी आंत में। सबसे बड़ा कहेगा ग्रंथि मानव शरीर के, तो यकृत हो जाएगा। और दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आग्नाशय है। और ये मिश्रित ग्रंथि भी है, क्योंकि ये बाह्य स्त्राव और अंतःस्त्रावी दोनों है। वृक्क की इकाई क्या है? तो हो जाएगा नेफ्रॉन। कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनियर है, ये भी देख लेते हैं। अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम स्थल कौन सा है? ये हो जाएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद अलकनंदा एवं भागीरथी को जाना जाता है गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार के निकट जो है गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे कुछ नदी है और उनके संगम। अलकनंदा एवं भागीरथी जहाँ पे मिलती है उसे कहते हैं देवप्रयाग। अलकनंदा एवं मंदाकिनी जहाँ पे मिलती है उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। अलकनंदा एवं पिंडार नदी जहाँ पे मिलती है उसे कर्णप्रयाग कहते हैं। और धौली गंगा एवं विष्णु गंगा जहाँ पे मिलती है उसे कहते हैं विष्णुप्रयाग। आगे देखेंगे, आगे है नदी उद्गम स्थल और उसकी सहायक नदी। सिंधु नदी, सिंधु नदी के उद्गम स्थल हो जाएगा मानसरोवर झील। और सिंधु नदी के सहायक नदी हो जाएगा सतलज नदी, चिनाव नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और झेलम नदी। ये सभी जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं। गंगा नदी निकलती है गोमुख हिमानी उत्तराखंड से। और गंगा नदी की सहायक नदी हो जाएगा यमुना नदी, गंडक नदी, बागमती नदी, रामगंगा नदी। ये सभी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी जो है ये यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और इसकी सहायक नदी हो जाएगा चंबल, बेतवा तथा केन। ये तीनों यमुना नदी की सहायक नदी है। कोसी नदी ये गोसाईनाथ चोटी से निकलती है। कोसी नदी की सहायक नदी हो जाएगी लिखू नदी, दूध कोसी, भोट कोसी तथा यारू। नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी की सहायक नदी हो जाएगा हालन, बंजार तथा तवा। आगे देखेंगे अगला हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ये निकलती है चेमयुंगडुंग हिमानी से, यानी कि मानसरोवर झील से। और इसकी सहायक नदी हो जाएगा मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, दिबांग तथा लोहित। तीस्ता, मानस, सुबनसिरी, दिबांग तथा लोहित ये सभी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ के सीमा के पास से
और इसकी सहायक नदी हो जाएगी ब्राह्मणी नदी तथा बैतरणी नदी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है महाराष्ट्र से। इसकी सहायक नदी हो जाएगी पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा तथा तुंगभद्रा। कृष्णा नदी के सहायक नदी हो जाएगा पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा तथा तुंगभद्रा। ये सभी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी ये त्रियंबक की पहाड़ी से निकलती है और इसकी सहायक नदी हो जाएगा बेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा, सबरी, वर्धा तथा प्राणहिता। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कावेरी नदी यही कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है और इसकी सहायक नदी हो जाएगी भवानी, अमरावती, हेमावती। आगे देखेंगे आगे क्या है, तो प्रमुख जल संधि है। तो देखते हैं कि इसके बीच स्थित है 8 डिग्री जो चैनल है मालदीव एवं मिनीकॉय के बीच स्थित है। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप एवं मिनीकॉय के मध्य है। 10 डिग्री जो चैनल है लघु अंडमान एवं कार निकोबार के बीच है। डंकन पास कहेगा तो लघु अंडमान एवं दक्षिणी अंडमान के मध्य है। कोको चैनल हो जाएगा कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान के बीच। पाक स्टेट ये तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच में स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहेगा तो ये तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी तटीय झील हो जाएगा। भारत में सबसे खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? तो चिल्का झील। सबसे बड़ा तटीय झील और सबसे खारे पानी की झील हो जाएगा चिल्का झील। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगा बुलर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आगे हो जाएगा भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? ये हो जाएगा चोलामू झील जो कि है सिक्किम में। भारत में ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित झील कौन सा है? ये हो जाएगा लोनार झील। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य स्थित झील कौन सा है? ये हो जाएगा हुसैन सागर। लोकटक झील कहाँ पे स्थित है? ये है मणिपुर में। और वेम्बनाड झील जो है ये केरल में स्थित है। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।